जब भी कहीं किसी कब्रिस्तान पे कब्ज़ा होता है तो हमारे दोस्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खां वहाँ पहुँचते हैं। तमाम एसडीएम और दुनिया भर की, मैं एसएचओ को बुला लिया, मैंने इनको बुला लिया, उनको बुला लिया, वो करके खाना पूर्ति करते हैं और लोगों को मुतमईन कराने की कोशिश करते हैं कि नहीं, कब्ज़ा नहीं हो रहा है, आप बेफिक्र रहिए। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है। एक कब्रिस्तान पे कब्ज़ा हुआ, दूसरे कब्रिस्तान पे कब्ज़ा हुआ, तीसरे पे हुआ, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें, 11वें पे कब्ज़ा हो गया। भैया तुम किस बात के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हो? अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम इस्तीफा दो। उनकी सारी शक्तियां आज की तारीख में जो भी है वो मुसलमानों के कब्रिस्तान पे कब्जा कराने की है। तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुर्सी तो है, उतर जाओ, किसी दूसरे आदमी को आने दो। तमाम तरीके के तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं लेकिन तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम केजरीवाल के साथ खड़े हो, तुम इमामों को ये कहते हो कि इकट्ठा करके कहते हो कि इनके लिए वोट दो। अरे उन इमामों को ला करके वहां खड़ा करो ना, जिनके ऊपर मैं ये एकदम सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा रहा हूं कि उनकी लापरवाही की वजह से, उनकी मिली भगत की वजह से केजरीवाल सरकार के इंस्ट्रक्शंस पे मोदी की एजेंसी ने कब्जा किया है। देखिए, लाल मस्जिद एक ऐसा मामला है। लाल मस्जिद के बारे में अगर आपको पहले मैं लाल मस्जिद की हिस्ट्री बता दूं कि लाल मस्जिद जो है 1857 से पहले बनी हुई मस्जिद है। और यहाँ पे जब 1857 का गदर हुआ था, आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी, उसमें जितने लोग भी शहीद हुए थे उनको दफन किया गया था निज़ामुद्दीन के आसपास। जब बहादुर शाह ज़फ़र के बेटों को शहीद किया गया था तो उसी वक्त की सारी ये कब्रें थीं। लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरीके से हमारी कौम की जो क़यादत है, उनकी लापरवाही और उसकी वजह से वक्फ की ज़मीनों पे कब्ज़ा होता गया और हम लोग यूं ही खड़े देखते रहे। आज जो लाल मस्जिद का केस है, लाल मस्जिद का केस 17 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था। 17 जुलाई 2017 को अचानक सीआरपीएफ पहुंचती है और लाल मस्जिद के जो कब्रिस्तान था उसके चारों तरफ वो फेंसिंग का शुरू कर देती है। हमारे साथी शाहिद अली साहब, एडवोकेट, एमआईएम के साथी मलिक नोमानी साहब, आरिफ सैफ़ी, ये बहुत सारे लोग वहाँ जब पहुँचे तो पता लगा वहाँ कब्ज़ा हो रहा है। उस वक्त वहाँ के जो वकील थे, उनका नाम है चंगेज़ खान, हमने उनसे दरियाफ़्त किया तो उन्होंने बताया कि 1991 से इस लाल मस्जिद का मुकदमा चल रहा है साकेत कोर्ट में। वहाँ से कोई फ़ैसला नहीं आया था। जब वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और वहाँ पे लोग प्रदर्शन करने लगे, हम लोग भी वहाँ थे, बाकायदा धमकियाँ हम लोग को दी जा रही थी। आप अगर देखना चाहें तो मेरा नाम परवेज़ मोहम्मद है, मेरी फेसबुक वॉल पे सारे वीडियो मौजूद हैं, आप देख भी सकते हैं। मैं अभी इस वीडियो के थ्रू भी आपको दूंगा वो सारे वीडियोस की किस तरह से क्या क्या लापरवाही करके इस मस्जिद पर और कब्रिस्तान पर कब्ज़ा कराया गया। सबसे बड़ी बात ये थी, 17 जुलाई 2017 को जब कब्रिस्तान पे कब्ज़ा करने के लिए लोग सीआरपीएफ और बाकी एजेंसीज पहुंची, उस वक्त आम आदमी पार्टी के जो तमाम नुमाइंदे थे वहाँ नहीं पहुँचे, बल्कि दिल्ली वक्फ बोर्ड वहाँ पे एक नोटिस चिपकवाता है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और इसके ऊपर किया जा रहा ट्रेसपास गैरकानूनी है। दूसरी तरफ जो लाल मस्जिद का वो है इलाका है, वो लोधी स्टेट थाने में आता है। जानबूझ करके ये कंप्लेंट लोधी स्टेट थाने में ना दे करके निज़ामुद्दीन थाने में दी गई, जिससे कोई कार्रवाई ना हो पाए उनके ऊपर। एक चीज़। दूसरी, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने वहाँ एक नोटिस चिपका करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उनका ये मानना है, क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं था कि कब्ज़ा हो चाहे ना हो, उन्हें अपनी नौकरी बचानी थी। उन्होंने एक नोटिस चिपका दिया वहाँ पे, एक कंप्लेंट दे दी गलत थाने में, और जिससे जो है उनकी नौकरी बची रहे। अब होता क्या है, हम लोग लगातार हर जुमे को वहाँ मुजाहिरा करते हैं। तो पहले ये था कि पहले मस्जिद के पीछे की जो कब्रें थीं, जो मज़ार थीं, उनको छोड़ दिया गया था, लेकिन वो फिर दोबारा से धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। एक हद ये आ गई कि जो मस्जिद का गुसल खाना था, टॉयलेट था, वो भी तोड़ दिया गया और पीछे की तरफ जहाँ पे लोग वज़ू करते थे वो भी तोड़ करके उन्होंने कब्ज़े में ले लिया। हमने बहुत कोशिश की, नहीं माने। फिर हमने आम आदमी पार्टी के जो पूर्व एमएलए थे मटिया महल से, आसिम अहमद खान, उनको हमने कहा कि आपको इस मसले पे बोलना चाहिए, क्योंकि बाकी अमानतुल्लाह खां, इमरान हुसैन ये तो बोलेंगे नहीं। तो उन्होंने विधानसभा में 12 अगस्त 2017 को विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया था, जिसकी क्लिप
शायद ये जो चैनल है वो आपको ज़रूर दिखाएगा। वहाँ उन्होंने किया। उसके बाद अब एंट्री होती है जनाब अमानतुल्लाह खान साहब की, जिनके ऊपर मैं ये एकदम सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि उनकी लापरवाही की वजह से, उनकी मिली भगत की वजह से केजरीवाल सरकार के इंस्ट्रक्शंस पे मोदी की एजेंसी ने कब्जा किया है। हुआ क्या कि 20 जुलाई को जब दोबारा सीआरपीएफ, 17 जुलाई के बाद जब हम लोगों ने रोक दिया उनको कब्जा करने से, तो 20 जुलाई को दोबारा सीआरपीएफ पहुंचती है। जब हम वहां दोबारा पहुंचते हैं तो वहां से हमारे दोस्त वकील शाहिद अली साहब फौरन हाई कोर्ट जाते हैं, वहां पे अर्जेंट में मेंशन करते हैं। अर्जेंट में मेंशन करने के बाद वहां से एक स्टे ऑर्डर लेते हैं। उस स्टे ऑर्डर को तामील कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार भी आता है, वो कराता है। कॉपी हम वक्फ बोर्ड को भी देते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड तब भी सो रहा था। तो ये एक सिलसिला था, एक क्रोनोलॉजी बन गई है कि जब भी कहीं किसी कब्रिस्तान पे कब्जा होता है तो हमारे दोस्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान वहाँ पहुँचते हैं। तमाम एसडीएम और दुनिया भर की, मैं एसएचओ को बुला लिया, मैंने इनको बुला लिया, उनको बुला लिया, वो करके खाना पूर्ति करते हैं और लोगों को मुतमईन कराने की कोशिश करते हैं कि नहीं, कब्जा नहीं हो रहा है, आप बेफिक्र रहिए। और उसके बाद फिर जब पब्लिक वापस चली जाती है तो धीरे धीरे उस कब्रिस्तान पे कब्जा हो जाता है। ये एक दो कब्रिस्तान नहीं है। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको 11 कब्रिस्तान के नाम जुटाए थे। ये जो लाल मस्जिद पे कब्जे होने की बात ये कल से कह रहे हैं, ये दरअसल कुछ छिपा रहे हैं। लाल मस्जिद, जो आज लाल मस्जिद बची हुई है, मुश्किल से 200 गज जगह पे बची हुई है। लाल मस्जिद कब्रिस्तान और लाल मस्जिद का जो रकबा था वो 10.83 एकड़ था। जिसका फ्रंट जो है, सिर्फ जिसका फ्रंट तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा है, जिसके 1 गज जमीन की जगह तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए है। उसके बाद उस जमीन को इन्होंने बड़ी मिलीभगत से किसी दबाव में आकर के, क्योंकि इनके ऊपर अक्सर मुकदमे चलते रहते हैं, तो हो सकता है मोदी जी से इन्होंने समझौता कर लिया हो कि आप कब्जा करा लीजिए, हम चुपचाप बैठ जाएंगे। तो ये इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है। एक कब्रिस्तान पे कब्जा हुआ, दूसरे कब्रिस्तान पे कब्जा हुआ, तीसरे में हुआ, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें, 11वें पे कब्जा हो गया। भैया तुम किस बात के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हो? अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम इस्तीफा दो। तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुर्सी तो है, उतर जाओ, किसी दूसरे आदमी को आने दो। तमाम तरीके के तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। तुम केजरीवाल के साथ खड़े हो, तुम इमामों को ये कहते हो कि इकट्ठा करके कहते हो कि इनके लिए वोट दो। अरे उन इमामों को ला करके वहां खड़ा करो ना। उन मुअज्जिन को जिनको तनख्वाह दे रही है, जिनका जिम्मेदारी बनती है, जिनके पीछे हज़ारों लोग नमाज पढ़ते हैं, उनसे उन मस्जिदों में ऐलान कराओ कि भाई मस्जिद में हमारी एक मस्जिद शहीद की जा रही है। अब तुम अकेले जो है वहाँ पहुँच गए हाथ हिलाते हुए, तुम्हें थोड़ी देर बाद किसी पुलिस अफसर का फ़ोन आया तो तुम वहाँ से चले भी है। ये सब ऐसे नहीं चलेगा। लाल मस्जिद कब्रिस्तान के ऊपर पिछले 4 साल में धीरे धीरे करके केजरीवाल सरकार ने कब्जा कराया है। केजरीवाल ने कब्जा कराया है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट है, मेरे पास मुकदमे के कागजात हैं। जिस भाई को भी देखना हो आकर के देखे कि वक्फ बोर्ड ने आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। केजरीवाल ने जानबूझ करके, आज जो कल अमानतुल्लाह कह रहे थे कि हमारा दिल्ली ट्रिब्यूनल में मुकदमा चल रहा है, तो वो दिल्ली ट्रिब्यूनल में अगर मुकदमा चल रहा है, उस दिल्ली ट्रिब्यूनल को केजरीवाल सरकार ने बनाया है। कई मरतबा उसके जो ट्रिब्यूनल के मेंबर्स हैं उनका ट्रांसफ़र करके उसको लंगड़ा कर देते हैं वो, ताकि कोई केस जल्दी एहतमाम पे ना पहुँचे, उसका फैसला ना हो। अब केजरीवाल जी जब लाल मस्जिद कब्रिस्तान के ऊपर 12 मंजिल बिल्डिंग बन जाएगी तो उसको खाली करा पाएंगे? केजरीवाल जी को ये क्यों नहीं याद आता कि अगर केजरीवाल जी वहां आकर के बैठे हैं, जाएं डेलीगेशन ले, एक हाई लेवल डेलीगेशन जाए, मोदी के पास जाए, मोदी के दरवाजे पे जाए, लेकिन कैसे जाएंगे? वो तो मोदी जी के साथ मिलकर काम करते हैं। अब जो कि मोदी जी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो वो पंगा लेंगे नहीं। उनकी सारी शक्तियां आज की तारीख में जो भी है वो मुसलमानों के कब्रिस्तान पे कब्जा कराने की है। 200 गज की मस्जिद जिसका ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम उस पर आंच भी नहीं आने देंगे, ये झूठ था। उस मस्जिद का वजू खाना तोड़ा गया, शहीद हुआ, अमानतुल्लाह खान घर में सोते रहे। उसका टॉयलेट तोड़ा गया, तब भी सोते रहे। उसके पीछे का सहन पे कब्जा कर लिया गया, अमानतुल्लाह खान सोते रहे। अब जो मस्जिद की इमारत है, जो टीन शेड बचा हुआ है,
उसको वो वीडियो दिखा के कह रहे हैं ये 350 साल पुरानी मस्जिद है, वक्फ बोर्ड में दर्ज है। अरे वक्फ बोर्ड में दर्ज है तो तुम क्या कर रहे थे आज तक? 4 साल तक तुम हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? आज तक 4 साल तक तो हाईकोर्ट गए नहीं। 4 साल में अब उनको याद आ रहा है कि मुझे हाईकोर्ट जाना है। अरे जब पहले दिन से हाईकोर्ट का स्टे था, उसके बाद वहां पर डिमोलिशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो तुम आज तक कंटेम्प्ट में क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी आपराधिक गतिविधियों के मुकदमे चल रहे हैं और तुम दबाव में रहते हो, मोदी की, अमित शाह के दबाव में रहते हो ताकि तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। और तुम इस तरीके से हमारे कब्रिस्तानों पे कब्जा करा रहे हो, सब कुछ करा रहे हो। आज अभी थोड़ी देर बाद एक बहुत अहम मीटिंग है दिल्ली के मुसलमानों की, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि लाल मस्जिद कब्रिस्तान पे या किसी भी कब्रिस्तान पे जिस पे भी केजरीवाल ने कब्जा कराया है, चाहे उत्तम नगर कब्रिस्तान हो, चाहे देवली गांव का कब्रिस्तान हो, चाहे माता सुंदरी कब्रिस्तान हो, इन सबको आज़ाद कराने के लिए अब कोई एक नई मुहिम शुरू की जाएगी। अमातुल्ला खां से मेरे 4 सवाल हैं। पहला सवाल, 17 जुलाई 2017 को अमातुल्ला खां, उनके बाकी 4 विधायक, उनकी पार्टी के सदर अरविंद केजरीवाल, वक्फ बोर्ड के डिफैक्टो चेयरमैन उस वक्त के मनीष सिसोदिया कहाँ थे? जब 12 अगस्त को सदन में ये बात आसिम मोहम्मद खान ने उठा दी, तो उसके बाद केजरीवाल सरकार ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की? तीसरा सवाल, दिल्ली वक्फ बोर्ड आज तक दिल्ली हाई कोर्ट क्यों नहीं गया लाल मस्जिद कब्रिस्तान के रिस्टोरेशन के लिए, आज़ादी के लिए? और चौथी चीज़, अगर ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है तो सवाल ये उठता है कि आप कौम को मस्जिद, मदारिस और कब्रिस्तानों को बेच बेचकर कब तक सियासत करेंगे? सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।